माइकल ने जैसे ही मोना की बनाई हुई डिश को टेस्ट किया तो उसे समझ में आ गया कि वाकई इस दुनिया में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भले ही नहीं है लेकिन टैलेंट है। और यही टैलेंट आज मोना ने इन सारे लोगों को दिखा दिया था जिसे ना चाहते हुए भी माइकल को मानना पड़ा था। माइकल ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, बॉस, मिस मोना ने वाकई बहुत टेस्टी खाना बनाया। मुझे तो लगता है कि मैं कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। आप किचन में कुकिंग का सारा काम मिस मोना को हैंड ओवर कर दीजिए। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कार्तिक ने जैसे ही माइकल की बात सुनी तो वो 1 मिनट के लिए दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए माइकल से पूछा, मैंने तुम्हें कब कहा तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? कार्तिक का सवाल सुनकर माइकल भी 1 सेकंड के लिए हैरान हो गया और उसने हैरान होते हुए कहा, असल में माइकल को लग रहा था कि कार्तिक मोना को आज यहाँ इसीलिए लेकर आया है ताकि किचन में उसके कुकिंग टैलेंट को दिखाकर माइकल को ये सब बता सके कि मोना यहाँ के लिए ज्यादा परफेक्ट है और उसे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ में आ गया कि मास्टर शेफ माइकल ने उसकी बात को गलत समझ लिया है। यही सोचकर उसने हंसते हुए माइकल से कहा, माइकल, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। फ्यूचर में तुम मेरे घर के किचन के इंचार्ज रहोगे। मोना यहाँ पर शेफ की जॉब के लिए नहीं आई है। कार्तिक की बात सुनकर मास्टर शेफ माइकल ने एक नजर मोना के खूबसूरत चेहरे की तरफ डाली और उसके बाद कुछ समझते हुए उसने कार्तिक से कहा, अच्छा बॉस, मैं समझ गया। शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अब किसी भी शेफ की जरूरत नहीं है क्योंकि मोना मैडम ही अब यहाँ आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाएंगी और अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। एक बार फिर से माइकल ने कार्तिक की बात को गलत तरीके से समझ लिया। कोको को यहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और जल्दी ही कार्तिक एक दूसरी लड़की को यहाँ लेकर आ गया। इसलिए माइकल को लगा कि शायद मोना उसकी होने वाली लेडी बॉस हैं और वो जो चाहेंगी वही यहाँ पर होगा। माइकल ने अपने मन में सोचा कि शायद लेडी बॉस मोना को उसका कार्तिक के लिए खाना बनाना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसे मोना के कुछ कहने से पहले ही खुद ये डिसीजन ले लेना चाहिए, उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा क्योंकि अक्सर बड़े बड़े परिवारों में इस तरह के इन्फ्लुएंस वाले काम होते रहते थे। माइकल को बार बार गलत समझते हुए देखकर कार्तिक ने नासमझी से परेशान होकर अपना सिर हिला दिया और फिर उसने मोना से कहा, किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारी बैटरी को एक बार चार्ज करने के बाद कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं? कार्तिक का सवाल सुनकर मोना ने शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हुए कहा, एक बार चार्ज करने के बाद रोज का काम मैं 15 दिनों तक कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई फाइटिंग या हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट का काम करना हो तो 5 दिन तक कर सकती हूँ। मोना की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पूरे हिम आइलैंड को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ क्योंकि अब से तुम्हारा काम मेरे इस आइलैंड को और घर को सिक्योरिटी देना है। कार्तिक की बात सुनकर मोना ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस बॉस। मोना का जवाब सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसे लेकर घर के बाहर चला गया। रजत ने जो मैकेनिकल डॉग और बायोनिक रोबोट बनाया था उन दोनों में ही सुपर बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन दोनों में ही एनर्जी स्टोरेज लेवल लगभग बराबर था। फिर भी अगर देखा जाए तो मैकेनिकल डॉग से ज्यादा बायोनिक रोबोट की कैपेसिटी अच्छी थी क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक चल सकती थी और साथ ही साथ बिना रुके और थके कोई भी काम कर सकती थी। और दूसरी बात, उसकी हाइट की वजह से उसका किया हुआ काम भी किसी भी बॉडीगार्ड से 100 गुना ज्यादा ताकतवर और आसान था, जबकि मैकेनिकल डॉग हाइट में और साइज में थोड़े छोटे थे जिस वजह से वो लोग ऊंचाई के काम को ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ से मैकेनिकल डॉग ज्यादा फुर्ती से दौड़ सकते थे जबकि मोना उतनी ज्यादा फुर्ती से दौड़ नहीं सकती थी। उसकी अपनी एक लिमिट थी। अगर देखा जाए तो दोनों ही तरह के रोबोट के अपने अपने फायदे थे और अपने अपने नुकसान भी। कार्तिक मोना को आइलैंड इसीलिए दिखा रहा था ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मोना टाइम पर तुरंत डिसीजन ले सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंस्टॉल्ड डेटा की मदद से दुश्मन को तुरंत हरा सके। इस आइलैंड को देखने के साथ साथ मोना पूरे आइलैंड को स्कैन करते हुए चल रही थी और आइलैंड की जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी उनको अपने अंदर फीड भी कर रही थी। कार्तिक तो एक रोबोट को यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में समझा रहा था, वहीं दूसरे लोगों को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक इस वक्त किसी खूबसूरत लड़की के साथ वॉक कर रहा है और उससे बातें कर रहा है। टीना जो अपने कमरे की खिड़की पर थी उसने कार्तिक और मोना को एक साथ देखकर लगभग मुंह बनाते हुए कहा, लगता है भैया का दिल जल्दी एक को छोड़कर दूसरे पर आ जाता है। कोको दीदी को गए हुए टाइम भी नहीं हुआ और ये अपने साथ यहाँ पर मोना को लिया। ये सोचना चाहिए कि कोको दीदी के साथ ये बिल्कुल नाइंसाफी है। असल में टीना एक बच्ची थी, इसीलिए उसे लगता था कि कार्तिक और कोको एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए कोको इतने टाइम से कार्तिक के साथ उसके घर पर रह रही है। हालांकि सच्चाई कुछ और थी। कार्तिक हमेशा से सिर्फ कियारा को ही पसंद करता था। वो बात अलग थी कि कुछ टाइम से कियारा मुंबई का काम संभाल रही थी और यहाँ पर नहीं आई थी। इस वजह से टीना कियारा को ज्यादा जानती नहीं थी और ना ही उसने कभी कार्तिक से इस बारे में जानने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ टीना ने मुंह बनाते हुए अपनी बात तो कह दी थी पर फिर भी उसने मोना को देखकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में अगले ही पल एक खतरनाक आइडिया आया जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो तुरंत अपने कमरे से बाहर भागकर चली गई। इस वक्त मैगी कार्तिक के स्टडी रूम में थी और वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर रही थी जिसके बारे में उसे जल्दी ही कार्तिक को बताना था। मैगी सिर्फ कार्तिक की पर्सनल बॉडीगार्ड ही नहीं थी बल्कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी, इसीलिए कार्तिक के लगभग हर एक काम को वही करती थी। कार्तिक जब घर पर रहता था तो मैगी को उसके आसपास रहने की या उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। वो अक्सर स्टडी रूम में रहती थी और सेक्रेटरी होने की वजह से कार्तिक का बाकी का काम संभालती थी। मैगी इस वक्त अपने काम में बिजी थी, तभी टीना भागते हुए अचानक से कार्तिक के स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर आ गई। टीना को अचानक वहां देखकर मैगी ने उससे पूछा, टीना, क्या तुम यहाँ पर अपने भैया को ढूंढने आई हो? मैगी का सवाल सुनकर टीना ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आई हूँ। टीना की बात सुनकर मैगी ने थोड़ा डाउट करते हुए उससे पूछा, क्या कहा? मुझे ढूंढते हुए आई हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? मैगी का यह सवाल सुनकर टीना ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या आपको अभी भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? कार्तिक भैया अपने साथ एक और अनजान लड़की को लेकर आ गए और अब दोनों खुशी खुशी आइलैंड पर घूम रहे हैं। टीना की बात सुनकर मैगी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से जवाब देते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? टीना ने जब देखा कि मैगी बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही है तो उसने हैरान होते हुए मैगी से पूछा, आप इतनी ज्यादा शांत कैसे हो सकती हो? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा?
टीना का सवाल सुनकर मैगी ने उसी से सवाल करते हुए पूछा, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैगी का ये सवाल सुनकर टीना ने उससे कहा, वो लड़की एक अनजान लड़की है और हम लोग उसे जानते भी नहीं। अगर वो यहाँ पर भैया को कोई नुकसान पहुंचाने आई होगी तो आप बाहर जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? टीना की बात सुनकर मैगी ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को वहीं पास की टेबल पर रख दिया और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, मुझे बाहर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। मैगी की बात सुनकर टीना ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, हाँ आपको अभी जाना चाहिए और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। इतना कहकर टीना मैगी को स्टडी रूम के बाहर की तरफ धकेलने लगी और उससे थोड़ा तेज आवाज में बोली, अब मुझे बाहर जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैगी दीदी खुद ही उस लड़की को बाहर उठाकर फेंक देगी। टीना ने जोर से जरूर बोला था पर यह बात शायद मैगी ने नहीं सुनी थी। टीना आराम से मैगी को जाते हुए पीछे से देख रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अभी भी मोना को आइलैंड दिखा रहा था और लगभग आइलैंड दिखाने के बाद वो दोनों वापस घर की तरफ आने के लिए मुड़े ही थे, तभी उन लोगों को मैगी अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैगी को अपने पास आते हुए देखकर कार्तिक ने उससे पूछा, मैगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने जवाब देते हुए कहा, मैं काफी देर से स्टडी रूम में डॉक्यूमेंट्री चेक कर रही थी और ये सब काम करते करते बहुत ज्यादा बोर हो गई, इसलिए कुछ देर वॉक करने के लिए बाहर आ गई। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, मैं तो खुद तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें बाहर आकर नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, पूरे दिन उस स्टडी रूम में मत रहा करो। वैसे भी इस वक्त बहुत ज्यादा काम नहीं है। इनफैक्ट कार्तिक को तो लगता था कि उसे खुद कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त कार्तिक के अंडर में बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी है और उन सब के लिए कार्तिक ने अलग अलग लोगों को मैनेजमेंट के लिए रखा हुआ है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते थे जिन्हें कार्तिक को खुद चेक करना होता था। अगर बात मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से चेक करने की हो या फिर कोई और जरूरी काम हो तो कार्तिक खुद कभी भी ये सब कुछ चेक नहीं करता था। वो सारे डॉक्यूमेंट मैगी को दे दिया करता था और मैगी ही ये सब कुछ चेक करके कार्तिक को बताती थी। इस वक्त मैगी के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड था। एक तो उसे कार्तिक के हिस्से का भी काम करना पड़ता था और दूसरा कार्तिक की सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता था। अगर मैगी को ये सब काम संभालने के लिए बचपन में स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं दी गई होती तो शायद कोई ऑर्डिनरी इंसान तो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पाता और कब का ये काम छोड़कर चला जाता। तभी मैगी ने कार्तिक की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बॉस ये कौन? इस वक्त मैगी बहुत ही डाउट के साथ अपनी दोनों सख्त आंखों से मोना को देख रही थी। मैगी को ये बात पता थी कि कार्तिक की फैक्ट्री में एक बायोनिक रोबोट तैयार किया जा रहा है। हालांकि उसे ये बात नहीं पता थी कि कार्तिक उसे अपने साथ यहाँ ले आया है और वो मोना ही है। ये बात मैगी को अभी तक नहीं पता थी क्योंकि वो आज सुबह से स्टडी रूम में ही काम कर रही थी। तभी कार्तिक को कुछ याद आया। उसने अपने सिर पर हल्की सी टपरी मारते हुए कहा, अरे हाँ मैगी, मैं तो तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, ये मोना है। जैसे ही मैगी ने कार्तिक के मुंह से अपने सामने खड़ी लड़की का नाम सुना तो उसने और ज्यादा हैरान और कंफ्यूज होते हुए कार्तिक से पूछा, मोना? भले ही दूसरे लोग इस बात को ना बता पाए कि सामने खड़ी लड़की कौन है, पर मैगी को जो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी उसके हिसाब से उसका जजमेंट और नजरिया दोनों ही आम लोगों से बिल्कुल अलग था। उसने ध्यान से मोना को देखा और उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि मोना के साथ कुछ तो अजीब है। क्या लगता है आपको, क्या मैगी भी माइकल की तरह मोना को मिसअंडरस्टैंड करेगी या फिर बहुत ध्यान से अपने सामने खड़ी हुई मोना को देख रही थी और उसे देखकर मैगी को समझ आ रहा था कि मोना का शरीर कुछ अलग है और कुछ अजीब है। उसे एग्जैक्टली ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इसमें आखिर क्या अजीब है। उसे बस मन ही मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई ये लड़की मोना नॉर्मल नहीं है। मैगी ने अपने मन में सोचा कि टीना बिल्कुल सही कह रही थी, ये लड़की मोना सही नहीं है, कुछ तो इसके साथ अजीब है और इसके लिए उसे इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जब मैगी के कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखे तो उसने लगभग उसे थोड़ा छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें मोना कुछ अजीब लग रही है? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत हाँ भरते हुए कहा, बॉस मुझे पता नहीं पर क्यों थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस मोना आई कहाँ से है? मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए उससे कहा, मैगी सच में तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा पैनी और तेज है, इसीलिए तो तुम तुरंत पहचान गई कि कुछ गलत है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मोना कोई इंसान नहीं है। जैसे ही मैगी ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम से दंग रह गई और उसने हैरानी से कहा, क्या? मैगी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास कार्तिक उसे अचानक से इतना बड़ा शॉक देंगे और इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह देंगे। मैगी अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी, तभी मैगी की हैरानी देखकर कार्तिक ने तुरंत उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, ओह हाँ, नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रहा था कि मेरे साथ जो लड़की इस वक्त खड़ी है वो कोई इंसान नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने कंफ्यूज होते हुए कार्तिक से कहा, बॉस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैगी ने कार्तिक से अपना सवाल पूछ लिया था, पर इस वक्त उसे इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि वो लगातार कार्तिक से सामने खड़ी हुई लड़की के बारे में कुछ ना कुछ पूछे जा रही है और सामने खड़ी हुई लड़की मोना किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही। वो बस कार्तिक के बगल में खड़ी है और चुपचाप इन दोनों को बातें करते हुए दिख रही है। ये बात मैगी को और भी ज्यादा एबनॉर्मल लग रही थी। मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में अभी तक समझ नहीं आया? अरे क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कुछ टाइम पहले अपने साथ 3 बायोनिक डॉग्स लेकर आया था? मोना भी बिल्कुल उसी तरह, इसे रजत ने बनाया और ये एक बायोनिक रोबोट है। मैगी ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गई। उसने हैरानी से थोड़ा तेज कहा, व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता बॉस, सच में ये टर्मिनेटर है। हमेशा शांत रहने वाली मैगी भी कार्तिक की बात सुनकर आज बहुत ज्यादा हैरान रह गई। बायोनिक मैकेनिकल डॉग को एक नजर में ही पहचाना जा सकता है, पर कोई रोबोट जो बिल्कुल मोना जैसा दिखता हो और जिसमें सब कुछ इंसानों जैसा नजर आ रहा हो, उसे पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल था। मैगी ने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर कार्तिक से कहा, ओह, तो इसलिए मुझे मोना इतनी अजीब लग रही थी। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए उससे पूछा, तुम्हें कहाँ से मोना अजीब लगी? मैगी ने कार्तिक का सवाल सुनकर जमीन में घास की तरफ मोना के फुटप्रिंट की ओर इशारा करते हुए कहा, मोना के फुटप्रिंट सही नहीं है,
जिस तरह से मोना की बॉडी साइज है उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो अगर मोना एक नॉर्मल इंसान होती तो इसके फुटप्रिंट थोड़े गहरे होते। हालांकि जमीन पर देखने से साफ पता चल रहा है इसके फुटप्रिंट के निशान बहुत ही ज्यादा गहरे हैं और इसीलिए मुझे इसे देखकर थोड़ा सा एबनॉर्मल फील हो रहा था। मैगी की बात सुनकर कार्तिक को अचानक से ये बात समझ आई। कार्तिक को याद आया कि मैगी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट है और इसीलिए मैगी ने एक नजर देखते ही ये बता दिया कि मोना कोई इंसान नहीं है। मोना की हाइट 1.7 मीटर थी, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वेल प्रोपोर्शनेटेड था। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात की जाए तो इस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान की बॉडी का वेट 80 से 90 किलो होगा। हालांकि मोना के साथ ये चीज अलग थी। उसका शरीर पूरी तरह से मशीनों से भरा हुआ था और उसमें अलग अलग तरह की धातुएं डाली गई थी। इसी वजह से टाइटेनियम निकल एलॉय होने के बावजूद भी मोना का शरीर बहुत ज्यादा भारी था और उसका टोटल वेट और भी ज्यादा था। इस वक्त कार्तिक के पास मैगी और मोना के अलावा कोई और नहीं था, इसीलिए ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि मैगी ने मोना को फुटप्रिंट से एक्सपोज कर दिया है। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी अलग लग रहा है? अगर फुटप्रिंट को एक तरफ कर दे तो तुम्हें क्या लगता है आम इंसानों से मोना कैसे अलग लग रही है? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, बॉस दूसरी चीज ये है कि पसीना। हम जिस आइलैंड पर रहते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा ट्रॉपिकल है। वैसे तो इस वक्त काफी शाम हो चुकी है और सूरज ढलने के बाद यहाँ हल्की हल्की हवा चलने लगती है, पर फिर भी यहाँ उमस बनी हुई है। बॉस आप काफी देर से इस पूरे आइलैंड पर घूम रहे हैं, भले ही आप यहाँ हल्की वॉक कर रहे थे पर फिर भी उमस की वजह से आपको काफी पसीना आ रहा है। पर अगर बात मोना की जाए तो मोना के शरीर पर ना तो पसीना आया है बल्कि इसकी स्किन भी ड्राई होनी शुरू हो गई है और ये बात काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। कार्तिक ध्यान से मैगी की एक एक बात को सुन रहा था और उसने अपने मन में सोचा कि वाकई मैगी हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चौकन्नी रहती है और बहुत ध्यान से वो एक एक चीज को देख रही है। जबकि कार्तिक काफी टाइम से मोना के साथ था पर फिर भी उसने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं मैगी को आए हुए कुछ मिनट हुए थे और इतनी देर से उसने मोना को काफी ध्यान से ऑब्जर्व किया था और जो भी अब नॉर्मल चीज उसे दिखाई दी उसने तुरंत कार्तिक को बता दिया। कार्तिक ने मैगी का ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर एक लंबी गहरी सांस ली और खुद को रिलैक्स करने के बाद उसने दोनों हाथों को एक साथ बजाते हुए मैगी से कहा, मैं सच में इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि तुम एक सुपर गार्ड हो मैगी और तुम्हारी आंखें बहुत शार्प है। कार्तिक से अपनी तारीफ होते हुए देखकर मैगी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, बॉस आप मजाक कर रहे हैं, मैंने तो बस देखा वही आपको बता दिया, पर मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मोना एक रोबोट निकलेगी। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, ये उतना सिंपल नहीं है कि जितना तुम सोच रहे हो। मोना सिर्फ एक रोबोट नहीं है बल्कि इसमें और भी कई सारे गुण हैं। तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता, राइट? अभी अभी कुछ देर पहले मैंने मोना से कहा कि वो मुझे अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाए और चाहे तो एक सिंपल डिश बनाकर भी मुझे दिखा दे, पर तुम विश्वास नहीं करोगी कि इसकी कुकिंग देख के हमारे शेफ माइकल ने भी इसके आगे हार मान ली। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या ये खाना भी बना सकती है? मैगी को हैरान देखकर कार्तिक ने उससे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, रजत पूरी तरह पागल है। तुम्हें पता भी है उसने मोना के अंदर हर तरह की स्किल का डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया। कुकिंग तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि एक बार अपने फाइटिंग मोड में आने के बाद ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने एक बार फिर से हैरान होते हुए कहा, मोना को फाइटिंग करना भी आता है? तभी कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए मैगी से कहा, तुमने सही सुना है, ये सच में बहुत अमेजिंग है। फ्यूचर में ये मेरी पर्सनल गार्ड बनेगी, इससे तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिल जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने एक नजर उठाकर मोना की तरफ देखा जो कार्तिक के बगल में चुपचाप खड़ी थी और उसके बाद उसने कार्तिक के एक्साइटेड लुक को देखा। पता नहीं क्यों पर उस वक्त उसे मन ही मन में थोड़ा सा बुरा लग रहा था और वो थोड़ा सा दुखी भी हो गई। अचानक से मैगी ने अपना सिर ऊपर किया और कार्तिक की तरफ देखते हुए उसे कहा, बॉस मैं मोना से कम्पीट करना चाहती हूँ। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी उसने सरप्राइज होते हुए उसे कहा, क्या कम्पीट? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम मोना से फाइट करना चाहती हो? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, यस बॉस। मैगी का कंफर्मेशन सुनकर कार्तिक ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए उसे मना करते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम शायद मुझसे मजाक कर रहे हो। अरे मोना एक रोबोट है और ये बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम थोड़ा सा भी कहीं चूक गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। कार्तिक को इस वक्त मैगी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि एक रोबोट से फाइट करना कंप्लीटली अपनी लाइफ को डेंजर में डालना है और कार्तिक अच्छे से जानता था कि अगर मोना और मैगी के बीच में लड़ाई हुई तो मैगी ही हारेगी। हालांकि जैसे ही मैगी ने कार्तिक की बात सुनी तो वो और ज्यादा मन ही मन उदास हो गई। उसे इस वक्त मन में ऐसा लग रहा था कि वो अब कार्तिक पर बोझ बन चुकी है और कार्तिक के लिए पूरी तरह से यूजलेस है। साथ ही साथ इस वक्त मैगी को ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है जो वो एक मशीन से जेलस हो रही है और उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। मैगी जानती थी कि मोना सिर्फ एक मशीन है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे मन ही मन इस वक्त मोना से जलन हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मोना कार्तिक की बॉडीगार्ड बन गई तो कार्तिक मैगी को पूरी तरह से भूल जाएगा। मैगी ने एक बार फिर कार्तिक से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बॉस अब चिंता मत कीजिए, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरे किसी भी मूव से मोना को कोई नुकसान ना हो। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने फिर से अपना सिर नामे हिलाते हुए उसे मना कर दिया, मुझे डर है कि शायद ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट में खुद अपनी आंखों से इसे देखा था, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये एक हाथ से 1000 किलो से भी ज्यादा वजन उठा सकती है और ये बहुत डरा देने वाली बात है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने इस बार अपनी बात रखते हुए कार्तिक से कहा, सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, लड़ने के लिए फाइटिंग स्किल्स का होना जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोना मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और फिर बॉस आप चाहते हैं कि अगर आगे चलकर मोना आपकी बॉडीगार्ड बने तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये आपकी बॉडीगार्ड बने और आपको प्रोटेक्ट कर सके। इस वक्त मैगी की आवाज में थोड़ी सी सख्ती थी जिसे कार्तिक भी देख सकता था। मैगी की बात सुनने के बाद कार्तिक के पास उसे मना करने के लिए कोई भी कारण नहीं था, इसीलिए उसने इस बार उसे मना नहीं किया और सहमत होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तुम मोना के साथ फाइट कर सकती हो। कार्तिक ने एक बार के लिए मोना की तरफ देखा और उससे कहा, मैगी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें किस वक्त खुद को रोकना है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को ऑफ करना है? कार्तिक के कमांड सुनकर मोना ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड। मोना की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई थी
जीरो की वजह से मोना आराम से घूम फिर सकती थी, हर तरह का डिसीजन ले सकती थी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे ऐसा करने की ताकत दे रही थी। क्या लगता है आपको, क्या होगा जब एक मशीन और इंसान के बीच लड़ाई होगी? क्या एक मशीन अपने ऊपर सही टाइम पर कंट्रोल ला पाएगी? कार्तिक ने अभी तक मैगी और मोना को फाइटिंग करने की इजाजत दे दी थी और साथ ही साथ मोना को यह भी कमांड दिया था कि वो किसी भी हाल में मैगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जिसे मोना ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हाई लेवल की थी। कार्तिक की सहमति मिलते ही मैगी ने तुरंत अपना कोट निकाल दिया और नीचे उसने जो वेस्ट पहनी हुई थी उससे खुद को रिलैक्स करने लगी ताकि वो अच्छे से फाइटिंग कर सके। वहीं दूसरी तरफ मोना ने इस वक्त स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था जो उसके बनते ही उसे पहना दिया गया था। इस वक्त मोना बहुत शांति से मैगी को देख रही थी। मैगी ने मोना से पूछा, मैं फाइटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्या तुम तैयार हो? मैगी का सवाल सुनकर मोना ने तुरंत कहा, एनी टाइम। मोना का जवाब सुनकर मैगी ने उससे कहा, वेरी गुड। इतना कहकर मैगी जल्दी ही अपने फ्लेक्सिबल फिगर के साथ मोना की तरफ बढ़ गई। कार्तिक ने तो ध्यान से देखा भी नहीं था कि मैगी किस तरह से आगे बढ़ रही है और पलक झपकते ही मैगी ने मोना का एक हाथ उसके पीछे की तरफ मोड़कर पकड़ लिया। उसने इस वक्त एंटी जॉइंट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसके इस मूव की वजह से मोना हिल भी नहीं पा रही थी और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह मैगी सक्सेसफुल हो गई थी। इस वक्त मोना का पूरा शरीर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंगल में बेंट हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का कलेजा उसके गले में आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं मोना मैगी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। और रही बात मोना की, तो कार्तिक को उसकी कोई चिंता नहीं हो रही थी क्योंकि मोना के लिए जिंदा करने वाली बात कुछ थी ही नहीं। अगर मैगी ने मोना को नुकसान पहुंचा दिया तो इस वजह से मोना का कोई पार्ट डिसेंबल भी हो गया तो भी रजत और बाकी लोग मिलकर उसे तुरंत फिक्स कर देंगे। कार्तिक को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो इस वक्त मैगी, जिसने मोना के एक हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर पकड़ा हुआ था, वो अगले ही पल मोना को पलटने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पहले उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। मैगी ने जिस तरह मोना का हाथ पीछे की तरफ बांधकर पकड़ा हुआ था, उस पर अगर थोड़ा सा जोर और लगाया जाए तो कोई भी नॉर्मल इंसान का हाथ टूटने का डर रहता है, पर मोना एक मशीन थी, इसीलिए उसे मैगी के जितना तेज पकड़ने पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसने एक अजीब तरह से अपनी पोजीशन बनाई और अगले ही पल खुद को मैगी से आजाद करवा लिया और मैगी को देखने लगी। मैगी समझ गई कि उसने लापरवाही की है। मैगी ने मोना को एक नॉर्मल इंसान समझने की गलती की थी और इसी वजह से इस वक्त मोना उसके हाथ से छूट गई थी और ये मैगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल कुछ सोचकर मैगी ने तुरंत पीछे की तरफ उलाटी मारी और नीचे झुक गई ताकि मोना के अटैक से बच सके। सिर्फ कार्तिक ने अपनी पलकें झपकाई थी और मैगी के एक्सप्रेशन अगले ही पल बहुत ज्यादा सीरियस हो गए क्योंकि अभी अभी मोना ने जो काउंटर अटैक किया था उससे उसकी पावर को देखकर मैगी थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। कार्तिक ने जैसे कहा था, मोना का एक पंच 1000 किलो का है और शायद कहीं ना कहीं मोना इस वक्त मैगी को कार्तिक के बॉडीगार्ड अजय से भी ज्यादा भयंकर लग रही थी और डरावनी भी, क्योंकि अजय बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसका एक पंच 500 किलो से कम का नहीं होता था। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से मोना अजय से भी 2 गुना ज्यादा ताकतवर थी। और इसमें भी जो बात और ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि मोना का शरीर दिखने में अजय से बहुत ज्यादा छोटा था। मैगी हमेशा से अपनी फाइटिंग स्किल्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी, पर आज उसे पता था कि उसके सामने खड़ी हुई फाइटर या मोना कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन है और इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान मोना पर लगा दिया और उसे हराने की कोशिश करने लगी। अगर ताकत की बात की जाए तो मैगी मोना से इस मामले में कम थी और यही सोचकर मैगी ने खुद को कॉन्फिडेंस देते हुए कहा कि अगर वो ताकत में मोना से जीत नहीं सकती है तो उसे स्किल्स में उससे जीतना होगा। फिलहाल तो मैगी को हर हाल में सबसे पहले खुद को मोना से बचाना था ताकि वो मौका मिलने पर मोना पे अटैक कर सके। लगभग 1 मिनट में ही मैगी ने खुद को इन सब से निकालने के लिए 100 से ज्यादा तरीके सोच लिए थे। मोना के काउंटर अटैक से बचने के बाद उसने तुरंत खुद को मोना की तरफ पलटा और एक लंबी जंप लगा दी, जिससे उसके और मोना के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया और एक लंबी गहरी सांस को लेकर मैगी ने खुद को रिलैक्स किया और फिर से मोना की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब मोना ने देखा कि मैगी उसकी तरफ बढ़कर आ रही है तो उसने एक सिंपल रेसलिंग मेथड का इस्तेमाल करने का सोचा और अपनी तरफ बढ़ते हुए मैगी को रेसलिंग हग करने की कोशिश करने लगी। हालांकि जैसे ही अगले पल मैगी उसके पास आने लगी तो मैगी ने जल्दी से अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और जमीन पर लेट गई और फुटबॉल प्लेयर्स की तरह उसने जल्दी से घुटनों के बल जाकर उसने मोना का एक पैर पकड़ लिया और अपने पूरे दम से उसे नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करने लगी। जल्दी ही मोना ने अपना बैलेंस खो दिया और वो नीचे लॉन में बिछी हुई घास पर गिर गई। इस वक्त एक बार और मैगी जीत गई थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय वो जल्दी से खड़ी हुई और खुद के और मोना के बीच की दूरी को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया। एक ऐसी रोबोट से लड़ाई करते वक्त उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस रोबोट से कॉम्बैट लड़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अगर मोना का एक हाथ भी गलती से भी मैगी को लग गया तो शायद मैगी को बहुत ज्यादा चोट आ सकती थी। मैगी जल्दी ही अपनी जगह से खड़ी हो गई और उससे ज्यादा फुर्ती इस वक्त मोना में थी, इसीलिए मैगी के खड़े होने से पहले ही मोना अपनी जगह पर एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई। मोना की ऐसी फुर्ती देखकर कार्तिक भी एक बार के लिए दंग रह गया। अगले ही पल मोना और मैगी दोनों ही एक दूसरे से फाइटिंग करने लगी, एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगी, जैसे कोई पहलवान एक दूसरे को पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों ही अलग हो गए। इस वक्त मैगी किसी तितली की तरह मोना के आसपास उड़ रही थी क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा लचीला था। जैसे जैसे मोना और मैगी की लड़ाई बढ़ती जा रही थी उतना ही ज्यादा मैगी मोना की ताकत को समझती जा रही थी। उसे भी अच्छे से पता था कि मोना एक रोबोट है और उसके साथ ताकत में जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ मोना भी अच्छे से जानती थी कि जब तक उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तब तक उसका स्टेमिना बिल्कुल कम नहीं होगा और वो आराम से अपने दुश्मन से लड़ सकेगी। वहीं दूसरी तरफ मैगी एक जीती जागती इंसान थी
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर थी या किस स्किल के साथ इस वक्त मोना से लड़ाई कर रही थी। पर जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी उसका स्टेमिना कम पड़ता जा रहा था और वो थकती जा रही थी। मैगी को जल्दी ही एहसास हो गया था कि वो अपनी इस स्किल के साथ और ज्यादा मोना पर अटैक नहीं कर सकती है और उसे इस वक्त कोई ऐसा अल्टीमेट मूव करना होगा जिससे वो मोना पर भारी पड़ सके। जल्दी ही मैगी ने अपने दिमाग में कुछ सोचा और उसने जल्दी ही फिर से मोना पर अटैक कर दिया और अटैक करते वक्त उसने मोना के सिर को बहुत तेज प्रेस किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मोना उस पर ज्यादा जोर से अटैक ना कर दे। मोना ने बहुत मुश्किल से अपना एक हाथ ऊपर की तरफ किया और बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह ऊपर से इतनी तेज मैगी ने अपने दूसरे हाथ से मोना का गला पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया जिससे वो एक बार फिर से ग्राउंड पर जाकर गिर गई। अगर मोना कोई नॉर्मल इंसान होती तो अब तक उसकी गर्दन फ्रैक्चर हो चुकी होती, पर क्योंकि वो एक रोबोट थी इसीलिए उसे असल में ना तो दर्द हो रहा था और ना ही उस पर किसी तरह का कोई खास असर हुआ। मोना एकदम ठीक थी और उसने अगले ही पल खड़े होकर तुरंत काउंटर अटैक मैगी पर कर दिया। उसने बहुत जल्दी ही मैगी के कंधे को पकड़ा और अपने पैरों से उछलकर बहुत तेज उसके कंधे पर वार कर दिया। इस वजह से मैगी का कंधा थोड़ा सा ज्यादा दर्द करने लगा और दर्द की वजह से मैगी किसी भी तरह की कोई भी टेक्निक मोना को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अभी भी मोना ने बहुत तेज मैगी का कंधा पकड़ा हुआ था जिस वजह से मैगी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। मैगी ने बहुत कोशिश की पर वो खुद को मोना की गिरफ्त से छुड़ा नहीं पा रही थी। अगले ही पल न जाने कैसे पर मैगी की आंखों में खून उतर आया और उसने अपनी पूरी कोशिश करके अपने दोनों हाथों को इतनी तेज स्ट्रेच आउट किया कि उसके दोनों हाथ मोना के सिर पर आ गए और उसने कसकर उसे पकड़ लिया। मैगी ने अपने मन में सोचा कि भले ही उसके सामने खड़ी हुई लड़की एक रोबोट है पर फिर भी इस रोबोट का सबसे जरूरी हिस्सा इसकी गर्दन है क्योंकि गर्दन पर किसी भी तरह का कोई भी मैटर शिफ्ट कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था और इस जगह पर सबसे ज्यादा जॉइंट होते हैं जो एक इंसान के लिए अपनी गर्दन को इधर उधर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर इस जगह पर अटैक किया जाता है तो चाहे इंसान हो या रोबोट वो जल्दी ही डैमेज हो जाएगा और इधर उधर किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मैगी ने अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा किया और बहुत तेज मोना की गर्दन को ट्विस्ट करने लगी और वाकई इस वक्त उसकी गर्दन ट्विस्ट होने से एक आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोना ने अभी भी मैगी के कंधों को काफी तेज पकड़ा हुआ था। मैगी अपनी पूरी ताकत लगाकर मोना को गर्दन से पकड़कर आगे की तरफ जमीन पर पटकने की कोशिश कर रही थी। तभी एक तेज आवाज मोना और मैगी के कानों में गूंजी, दोनों इसी वक्त रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कार्तिक की थी क्योंकि अगर उसने इस वक्त इन दोनों को नहीं रोका होता तो शायद बहुत देर हो जाती। भले ही मोना को ज्यादा नुकसान हो जाता पर मैगी को भी बहुत चोट लग सकती थी और कार्तिक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही मोना को कार्तिक का ऑर्डर सुनाई दिया तो उसने तुरंत अपने हाथों को मैगी के कंधों पर से हटा लिया और उसे अपनी गिरफ्त से फ्री कर दिया और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी ने भी तुरंत अपने हाथों को मोना के गर्दन से हटाया और एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त मैगी काफी तेज सांस ले रही थी जिसकी वजह से साफ पता चल रहा था कि उसने अभी बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है जिस वजह से वो थक चुकी है। तभी कार्तिक ने उसे कहा, ठीक है बहुत हो गया, अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ती रही तो जरूर तुम लोगों को चोट लग जाएगी। कार्तिक ने दोनों का नाम इसलिए लिया था क्योंकि अगर मोना की बॉडी को कोई डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं उसे फिक्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कार्तिक से बोली, बॉस मैं पहले ही मोना की ताकत को समझ चुकी हूँ और ये आपकी गार्ड बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कहा, हाँ मैं जानता हूँ मोना मेरी गार्ड बनने के लिए क्वालिफाइड है पर मुझे मोना के साथ साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन की भी उतनी ही जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मोना से जलन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैगी ने कार्तिक की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं बॉस ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है माइकल और मैगी तो मोना की पावर को मान चुके हैं पर क्या वास्तव में मोना इन सब की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी बात को रखते हुए कहा, नहीं बॉस ऐसी कोई बात नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उसे और मोना से कहा, चलो अब वापस मैनर चलते हैं। इतना क्या करती रहो, वापस कार्तिक के मैनर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में घर जाते वक्त बार बार मैगी मोना को देख रही थी जो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। कार्तिक ने भी इस बात को नोटिस किया था इसीलिए उसने मैगी से पूछा, क्या हुआ तुम उसे बार बार क्यों देख रही हो? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मोना एक रोबोट है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, इसमें विश्वास न करने वाली क्या बात है, अगर मैंने कहा है तो सच्ची है। एक मिनट मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इतना कहकर कार्तिक तुरंत पीछे की तरफ पलटा, मोना को देखकर उसे ऑर्डर देते हुए बोला, टर्न ऑन द पावर सोर्स ऑन द हेड। कार्तिक की कमांड मिलते ही मोना ने तुरंत कमांड एक्सेप्ट करते हुए कहा, यस बॉस। और इतना कहकर अगले ही पल मोना के माथे पर एक पतली सी लकीर दिखाई देने लगी और जल्दी ही उसका पूरा सिर चारों तरफ से खुल गया। जैसे ही मैगी ने अपने सामने का ये नजारा देखा तो वो पहले एक बार के लिए डर गई और फिर हैरानी से मोना को देखने लगी। उसने मोना के सिर को ध्यान से देखा जहां पर एक बड़ी सी बैटरी को फिट किया गया था और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हुए थे। अब जाकर कहीं मैगी को विश्वास हो रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की मोना सच में एक रोबोट है। जल्दी ही तीनों घर वापस आ गए और यहाँ आने के बाद कार्तिक ने मैगी को इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्दी ही वो एक कमरा मोना के लिए अरेंज करे। वैसे तो मोना एक रोबोट थी और उसे किसी भी पर्सनल कमरे या जगह की कोई जरूरत नहीं थी, पर उसकी असली पहचान को छुपाए रखने के लिए कार्तिक चाहता था कि उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे किसी नॉर्मल इंसान को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के दौरान ट्रीट किया जाता है। वैसे तो मोना को ना ही आम इंसानों की तरह नींद आती थी और ना ही वो सोती थी। एक बार अगर उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो वो 15 दिन तक लगातार काम कर सकती थी, पर फिर भी बैटरी खत्म होने के बाद उसे चार्ज करने के लिए उसके पर्सनल कमरे का होना जरूरी था। मोना की बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं थी। उसकी बॉडी में एक वायरलेस चार्जिंग डिवाइस था जिससे मोना के अंदर जो बैटरी थी उसे आराम से चार्ज किया जा सकता था। कार्तिक को बस उस कमरे में एक वायरलेस चार्जिंग डिवाइस को इंस्टॉल करवाने की जरूरत थी। उसके बाद मोना की बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी। इस तरह से मोना की आइडेंटिटी को छुपाना भी काफी आसान हो जाएगा। कार्तिक का मैनर बहुत ज्यादा बड़ा था और कभी कभी ही लोग यहाँ पर कार्तिक से मिलने के लिए आते थे।
कार्तिक जब चाहता तब तक आराम से मोना की आइडेंटिटी को छुपा कर रख सकता था और लोगों को किसी भी तरह से इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला था। मोना का कमरा अरेंज करने के बाद मैगी वापस से कार्तिक को ढूंढने लगी ताकि अगर कार्तिक को कोई काम हो तो मैगी तुरंत उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। और जैसे ही मैगी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके आधे रास्ते को टीना ने ब्लॉक कर रखा है और मुंह बनाकर बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रही है। टीना ने गुस्सा होते हुए मैगी से कहा, मैगी दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ भी सोचकर मोना को यहाँ से भगाइए, फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आप यहाँ आकर उसके लिए कमरा सेट कर रही हैं। टीना की बात सुनकर उसका गुस्सा देखकर मैगी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें मोना पसंद क्यों नहीं आ रही। तुम अभी अभी उससे मिली हो, राइट? मैगी की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद क्यों नहीं करती, पर जब से मैं मोना से मिली हूँ मुझे कुछ अजीब सी लगती है वो। टीना की बात सुनकर मैगी अपने मन में सोचने लगी कि तुम्हें तो वो सिर्फ एबनॉर्मल लग रही है, तुम कभी सोच ही नहीं पाओगी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है और बॉस भी नहीं चाहते हैं कि उनका ये राज किसी को भी पता चले, इसलिए मैं तुम्हें फिलहाल मोना की सच्चाई नहीं बता सकती। और फिर तुम अभी बच्ची हो, अगर तुम्हें इन सब के बारे में मैंने बता दिया और गलती से तुम्हारे मुंह से ये बात बाहर किसी ने सुन ली, बॉस के लिए ये मुसीबत खड़ी हो सकती है। यही सोचकर मैगी ने मुस्कुराते हुए टीना से कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मोना अच्छी लड़की है और तुम्हें मैं हूं ना यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए, तुम बहुत ज्यादा मत सोचो। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और मोना की आगे जाकर बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। इतना कहकर मैगी ने प्यार से टीना के कंधों पर हाथ रखा और वहां से वो चली गई। मैगी की बात सुनकर एक बार तो टीना भी हैरान हो गई, पर मैगी के जाने के बाद वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए मोना के लिए कुछ कहती रही। और फिर जब उसे लगा कि उसकी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं, तो वो अपना पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। और वहीं दूसरी तरफ अपने स्टडी रूम में कार्तिक बैठकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था जिन्हें अभी कुछ देर पहले मैगी अरेंज कर रही थी। इन डॉक्यूमेंट को देखने के बाद कार्तिक को एहसास हुआ कि वो एक अच्छा बॉस बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे एसेट्स उसके नाम थे जिन्हें संभालने के लिए उसने सारा बोझ मैगी के कंधों पर डाल दिया था। तभी कार्तिक ने देखा कि अभी अभी उसके स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर मैगी अंदर आई है और मैगी को देखकर कार्तिक ने थोड़ा एम्बेरस्ड होते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मैगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो बॉस होने के नाते मुझे करने थे और मैं उन सब का भार तुम पर डालकर आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, आपके काम के बर्डन को शेयर करना मेरा काम है बॉस, आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, मेरी गलती है जिसे मैं मानना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। वैसे मैं पूछना ही भूल गया, तुम्हें इन सब में कोई परेशानी तो नहीं आई ना? कार्तिक ने अभी तक बस टेबल पर रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट ही पढ़े थे और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए एक पूरे स्टॉक पर गई जहां और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का बंडल रखा हुआ था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि मैगी अकेली बहुत ज्यादा काम करती है। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर कार्तिक से कहा, हाँ बॉस, एक बात थी, आपने आज ही 50 बिलियन रुपीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किए थे और अब आपके पास अकाउंट में 60 बिलियन रुपीज से भी कम कैश पड़ा है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उससे पूछा, हाँ मैं जानता हूँ, वैसे क्या तुम्हें किसी चीज़ के लिए पैसों की जरूरत थी? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत पास में रखे हुए डॉक्यूमेंट को उठाया जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए थे और फिर कार्तिक को उन्हें देते हुए कहा, यस बॉस, क्या आपको याद नहीं कि आपने कुछ टाइम पहले सेट पर सारे एम्प्लॉय को वैकेशन पर जाने के लिए कहा था और वो सारे लोग जल्द ही वापस आ रहे हैं। डायरेक्टर नवीन ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक नई स्क्रिप्ट के लिए आइडिया है। जब वो वापस आ जाएंगे तो हमें उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वो जल्दी ही अपनी नई मूवी की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। मैगी की बातें सुनकर कार्तिक की भौएं ऊपर चढ़ गई। उसे याद आया कि उसकी दूसरी मूवी की सुपर सक्सेस होने के बाद, उस मूवी से बिलियन रुपीस कमाने के बाद कार्तिक बहुत ज्यादा खुश था और इसीलिए उसने मूवी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज को पेड वैकेशन पर भेज दिया था। जैसे ही उसने सुना कि अब ये सब लोग वापस आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि सेकंड मूवी के बाद कार्तिक काफी टाइम के बाद अपने सारे एम्प्लॉयज से मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को इस बात की खुशी थी कि नवीन के पास फिल्म बनाने के लिए एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि कार्तिक की दोनों मूवी बैक टू बैक हिट हुई थी और इनफैक्ट सुपर हिट हुई थी। और कार्तिक अपने मन में सोच रहा था कि दोनों मूवी की हाई सक्सेस के बाद उसे तुरंत एक और मूवी को बनाकर रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सारे लोग बहुत उम्मीदों के साथ स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ देख रहे हैं। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से पूछा, कितने पैसों की जरूरत है अभी? कार्तिक का ये सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, डायरेक्टर नवीन ने मुझे फोन पर बताया था कि इस मूवी में वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं और इस फिल्म में वो चाहते हैं कि फिल्मिंग की लेटेस्ट मूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए 3D इफेक्ट 124K HD और क्वालिटी के लिए 1224 फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। डायरेक्टर नवीन चाहते हैं कि इस मूवी से वो कुछ ऐसे क्रिएट करें जो फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसने जो चाय की एक घूंट अभी अभी अपने मुंह में ली थी वो तुरंत हैरानी से उसके मुंह से बाहर आ गई। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि अब कौन सा नया रिकॉर्ड और मेरेकल दिखाना है डायरेक्टर नवीन को। अच्छा होगा कि अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे। जब से डायरेक्टर नवीन की दोनों मूवी सुपर हिट हुई थी तब से फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर नवीन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वो अपनी फिल्म को बेस्ट बनाने के लिए हर कोशिश करना चाहते थे। ये बात ठीक है कि डायरेक्टर नवीन ने डायरेक्टली कार्तिक से इस बारे में बात नहीं की थी, बल्कि कार्तिक की पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड मैगी के थ्रू ये बात कार्तिक तक पहुंचाई थी। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टर नवीन को कार्तिक से थोड़ा डर लगता था और वो जानते थे कि मैगी अच्छे तरीके से कार्तिक तक उनकी बात पहुंचा देगी। डायरेक्टर नवीन को इस बात का डर था अगर उन्होंने पर्सनली खुद आकर कार्तिक से इस बारे में बात की तो कार्तिक उनके मुंह खोलने से पहले ही उन्हें लात मारकर वहां से भगा देगा। इसीलिए उन्होंने अपना सेफ कार्ड खेला और सारी बात पहले मैगी को कह दी। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने लगभग अपनी आंखों को गोल घुमाया और फिर मुंह बनाते हुए बोला, डायरेक्टर ने क्या कहा, कितने पैसे चाहिए उन्हें? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने उससे कहा, फिलहाल तो इनिशियल तौर पर उन्हें 2 बिलियन रुपीस चाहिए।
कार्तिक ने जैसे ही मैगी की बात सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने लगभग अपना मुंह आधा सा खोलकर हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? वैसे तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट बाकी मूवीज से काफी ज्यादा था, पर फिर भी 2 बिलियन रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो भी सिर्फ एक मूवी बनाने के लिए। हालांकि कार्तिक के लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल कार्तिक रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड और इंडस्ट्रियल आइलैंड पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और इसीलिए 2 बिलियन रुपीज की बात सुनकर कार्तिक हैरान हो गया था। क्या लगता है आपको, क्या करेगा अब कार्तिक? बढ़ते हुए खर्चों को कैसे मैनेज करेगा और क्या कार्तिक डायरेक्टर नवीन को इतनी महंगी फिल्म बनाने की इजाजत देगा? सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि डायरेक्टर नवीन बहुत महंगी मूवी बनाने की बात कर रहे थे, जो कि फिलहाल कार्तिक के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट कर रहा था। मैगी ने जब कार्तिक को थोड़ा परेशान देखा तो उसने कार्तिक से कहा, बॉस अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट नवीन को कह देती हूँ कि वो अभी नई मूवी बनाने का आइडिया कुछ टाइम के लिए डाल दे। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने एक बार के लिए उसके बारे में सोचा, फिर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम लोग इस मूवी को बनाएंगे, वैसे भी सिर्फ 2 बिलियन रुपीज की बात है, राइट? अगर मैं इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो कर सकते हैं। मैगी को कार्तिक की बात समझ नहीं आई। उसने सवालिया नजरों से कार्तिक से पूछा, बॉस मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। आजकल फिल्म में कोई भी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर नहीं होता। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ किसी फिल्म को बनाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक बार अमन और जुनैद से बात करनी चाहिए, वो लोग इस मूवी को बनाने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। कार्तिक की पिछली 2 मूवीज की वजह से कार्तिक के साथ साथ जुनैद को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन की वजह से उसने कमीशन के तौर पर बहुत सारा पैसा कमाया था। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट अमन को भी हुआ था, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा होटल था और साथ ही साथ बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी था जहां पर कार्तिक की फिल्म की शूटिंग की गई थी। इस वजह से उसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। हालांकि ज्यादातर सारा प्रॉफिट कार्तिक और जुनैद को ही मिला था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि जरूर इस बात से अमन को थोड़ी जलन हो रही होगी, क्योंकि कार्तिक की दोस्ती की वजह से अमन, जिसने अपना फिल्म स्टूडियो और होटल का खाना स्टे फ्री में दिया था या बहुत कम पैसे लिए थे, उसको कार्तिक से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था। अमन को सिर्फ और वो ये कि कार्तिक की दोनों फिल्में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और इस वजह से अमन का फिल्म स्टूडियो भी बहुत पॉपुलर हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर बैक टू बैक 2 फिल्म एक ही स्टूडियो की हिट जाती हैं तो बाकी के कॉम्पिटिटर्स और फिल्म मेकर्स इस बात को काफी सीरियसली लेते हैं और इस बात से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म के हिट होने में बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। बस लोगों को इस बात से मतलब था कि कार्तिक की बनी हुई दोनों हिट फिल्में अमन के फिल्म स्टूडियो में प्रोड्यूस हुई थी। इसका मतलब साफ था कि जिस जगह पर अमन का स्टूडियो बना हुआ है वो जगह बहुत लकी है, जहां पर जो भी काम किया जाता है वो सब बहुत पॉपुलर होता है। इस तरह का अंधविश्वास था या फिर विश्वास, अगर एक बार शुरू हो जाता है तो चाहकर भी कोई इस तरह की चीज को रोक नहीं पाता है और ऐसी छोटी छोटी चीजें मिलकर ही किसी भी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। इसीलिए जब कार्तिक की फिल्म अमन के स्टूडियो में पूरी तरह से प्रोड्यूस हो गई थी तो इस वक्त किसी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। पर जब इन्हीं दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा पैसा कमाया तो फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सारे लोग पागल हो गए। हर किसी को अमन का ये स्टूडियो स्वर्ग लग रहा था और साथ ही साथ एक खजाना भी, जहां से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता था। बड़े बड़े डायरेक्टर और फिल्म इन्वेस्टर्स ने इस जगह पर अपनी नजरें बना ली। पहले अमन का ये स्टूडियो बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। हाँ, वो बात अलग थी कि उसका ताजमहल 5 स्टार होटल इस पूरे शहर में बहुत ज्यादा फेमस था और गुप्ता परिवार का बेटा होने की वजह से इस पूरे शहर पर उसका राज चलता था। पहले अमन का ये स्टूडियो बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। हाँ, वो बात अलग थी कि उसका ताजमहल 5 स्टार होटल इस पूरे शहर में बहुत फेमस था और गुप्ता परिवार का बेटा होने की वजह से इस पूरे शहर पर उसका राज भी चलता था। पर कार्तिक की दोनों फिल्में हिट होने के बाद से एक के बाद एक बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने अमन के इस स्टूडियो पर अपनी बुकिंग कर ली और साथ ही साथ अमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबे टाइम के लिए साइन किया गया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो भले ही अमन ने कार्तिक और जुनैद की तरह एक बार में डायरेक्टली पैसे नहीं कमाए थे और उसे उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, पर फिल्म हिट होने के बाद उसके स्टूडियो का नाम इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि उसने तभी से आने वाले टाइम के लिए एक लंबा खजाना खोल लिया था और उसे अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। इस वक्त कार्तिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही उसे कोई बेहतर आइडिया आ रहा था। इसीलिए जब कार्तिक के सबऑर्डिनेट डायरेक्टर नवीन ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए कार्तिक से पैसे मांगे तो कार्तिक को अपने दोस्तों की याद आ गई और उसे ये आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे कार्तिक पर अकेले बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और उसके दोनों दोस्त भी इस मूवी से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यही सब सोचकर कार्तिक ने जल्दी से जल्दी अपना फोन ऑन किया और उसमें एक ग्रुप चैट को ओपन करते हुए एक मैसेज टाइप किया, डायरेक्टर नवीन जल्दी ही एक नया मूवी प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, क्या तुम लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हो? कार्तिक के इस ग्रुप में सिर्फ 3 लोग ही थे। पहला कार्तिक खुद था और दूसरा जुनैद और अमन थे। कार्तिक ने जैसे ही मैसेज किया और कुछ देर के बाद सबसे पहले अमन का मैसेज आया, कार्तिक मैं तो कब से आपके इस मैसेज का इंतजार कर रहा था, अगर आप खुद मुझे ये मैसेज नहीं करते तो शायद मैं कभी भी इतने अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाता। अमन हमेशा से एक बिंदास लड़का था और उसके लिए पैसों से ज्यादा दोस्ती मायने रखती थी और कार्तिक और जुनैद से अमन ने सच्ची दोस्ती की थी, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। भले ही कार्तिक की फिल्म से अमन को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ था, पर फिर भी उसने कभी भी इस बारे में कार्तिक से कोई शिकायत नहीं की थी। अगर कार्तिक ने इस बात पर गौर किया हो तो एक बात कार्तिक के साथ सबसे ज्यादा अच्छी थी कि कार्तिक ने जो प्रोडक्शन टीम बनाई थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अमन और जुनैद का साथ था, क्योंकि अगर ये दोनों इस अनजान शहर में कार्तिक का साथ नहीं देते तो शायद कार्तिक इतनी अच्छी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, शायद करके तब जब कार्तिक को अपनी पहचान और अपनी रियल आइडेंटिटी पूरी दुनिया से छिपानी थी। जैसे ही कार्तिक, जुनैद और अमन तीनों एक साथ आए तो इन लोगों ने न सिर्फ एक अच्छी टीम बना ली थी बल्कि तीनों ही एक दूसरे के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे थे।
दोस्ती भले ही कितनी गहरी क्यों ना हो, पर फिर भी तीनों ही बिजनेसमैन थे और तीनों को ही पता था कि बिजनेस में रिश्तों के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी होता है। इसीलिए कार्तिक का मैसेज देखते ही अमन ने तुरंत इस मैसेज का जवाब दे दिया। कार्तिक ने जब अमन का मैसेज देखा तो उसने सरप्राइज होते हुए कहा, अमन तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने मुझे पहले बता दी होती तो तुम मेरी पहली मूवी में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने दांत दिखाते हुए एक इमोजी भेजी और फिर कार्तिक से कहा, कार्तिक आप इतने ज्यादा अमीर हैं, आपके सामने मूवी में इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप करने की बात अपने आप में एक मजाक है। मैं कैसे आपके साथ पार्टनरशिप करने की बात कर सकता था? अमन का मैसेज देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अब आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अब और ज्यादा पैसे नहीं है। चलो साथ मिलकर एक नई मूवी बनाते हैं। जुनैद जो हर वक्त शांत रहता था, जैसे ही उसने अपने फोन पर इतने सारे मैसेजेस देखे तो वो थोड़ा घबरा गया और उसने मैसेज करते हुए कहा, मैं 2 मिनट में वॉशरूम में क्या गया, आप दोनों ने मैटर भी सॉल्व कर लिया, मुझे भी अपने साथ काउंट कर लो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ काम करूंगा। जैसे ही अमन और जुनैद ने कार्तिक का मैसेज देखा तो दोनों ने हैरान होते हुए एक साथ मैसेज करते हुए पूछा, कार्तिक आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम आपकी मदद कर देंगे। अमन और जुनैद का मैसेज देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में सोचा कि नील के बाद अमन और जुनैद ही है जो मेरा बहुत ज्यादा साथ देते हैं और अब मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों का मैसेज देखकर कार्तिक ने जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मैंने इन दिनों बहुत सारी नई इंडस्ट्री डेवलप की है और उसमें मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है और इतनी जल्दी इतने कम टाइम में मेरे पास वहां से इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं आ सकता है। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी लिक्विड फंड के तौर पर 10 बिलियन से ज्यादा रुपए हैं। अगर आप चाहें तो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जुनैद ने भी कार्तिक से कहा, हाँ कार्तिक मेरे पास भी फंड है, आप जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अमन और जुनैद दोनों ने ही पहले से कार्तिक के साथ रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के प्रोजेक्ट पर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। हालांकि इतने टाइम के बाद धीरे धीरे उनके पास इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना शुरू हो चुका था और इस वक्त उन दोनों के हाथ में 10 बिलियन से ज्यादा लिक्विड फंड अवेलेबल था। अमन और जुनैद की बात सुनकर कार्तिक के दिमाग में अचानक से अपनी सुपर फैक्ट्री का ख्याल आया, जिसे वो इस वक्त इंडस्ट्रियल आइलैंड पर डेवलप कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि उसने पहले अपने इन दोस्तों को इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं पूछा। कार्तिक भले ही बायोनिक रोबोट के बारे में इन लोगों को ना बताए, पर फिर भी सुपर बैटरी प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक कार के बारे में फिलहाल कार्तिक इन दोनों से शेयर कर सकता था। और रही बात बायोनिक रोबोट की, तो ऐसा नहीं था कि कार्तिक को इन दोनों पर विश्वास नहीं था, पर फिलहाल कार्तिक अपने इस ट्रम्प कार्ड को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ मुश्किलें भी आ सकती थी, जिसमें कार्तिक फिलहाल के लिए अपने इन दोनों दोस्तों को शामिल नहीं कर सकता था और ना ही इनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। बाकी के सारे प्रोजेक्ट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और आगे चलकर सबको ही इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। कार्तिक ने उन लोगों से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम दोनों मेरे इंडस्ट्रियल आइलैंड की सुपर फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, हालांकि फिलहाल के लिए हम सिर्फ मूवी के बारे में बात करते हैं। जैसे ही कार्तिक ने ये बात कही तो अमन ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा, सुपर फैक्ट्री, ये नाम तो सुनकर ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कार्तिक मुझे आपसे इस बारे में डिटेल में बात करनी है। तभी जुनैद ने कहा, हाँ कार्तिक, पहले मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे आराम से। इन दोनों की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसे शुरू करने के लिए कम से कम 2 बिलियन रुपीज चाहिए। चलो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिस्से के बारे में बात करते हैं। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने तुरंत कहा, सिर्फ 2 बिलियन रुपीज, इसमें क्या बात करने की बात है? मैं और जुनैद दोनों 1-1 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट कर देंगे, हम दोनों 30% शेयर होल्ड कर लेंगे और बाकी जो बचेगा आपका होगा, राइट जुनैद? अमन की बात सुनकर जुनैद ने तुरंत अपनी सहमति दे दी, पर कार्तिक इससे सहमत नहीं था। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने डायरेक्ट उससे कहा, कम ऑन कार्तिक, इसमें सोचना क्या है? स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके एम्प्लॉय दे रहे हैं वही काफी है। लास्ट में कार्तिक को इनकी बात माननी ही पड़ी। तभी कुछ सोचकर अमन ने कार्तिक से कहा, कार्तिक क्या आपको याद है कि मैंने बहुत पहले आपको इस ब्लैक टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंटरव्यू करने के लिए कहा था, पर आपने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी थी। अमन की बात सुनकर कार्तिक को याद आया कि जीरो की बात जब अमन को पता चली थी तो मैंने उसे बहुत कहा था कि वो तुरंत इसे कॉपीराइट करवाकर इससे रिलेटेड एक इंडस्ट्री शुरू कर ले, पर उस वक्त कार्तिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब कार्तिक को अपनी बायोनिक रोबोट आर्मी तैयार करने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसके लिए उसे अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करना था, जिससे उसके पास पैसे आने शुरू हो सके और वो उनका इन्वेस्टमेंट अपनी आर्मी बनाने में कर सके। क्या लगता है आपको, क्या होगा जब कार्तिक जुनैद और अमन को बताएगा अपने बायोनिक रोबोट आर्मी